वेलकम बैक बच्चों। और आज हमारा लेक्चर नंबर स्टार्ट होने वाला है 35 फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो हेडिंग आज हम लेकर आए हैं दैट इज इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर। अगर आप किसी चार्ज्ड कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दोगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा उस कैपेसिटर से एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटीज़ पर। कैपेसिटर से एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब अब कैपेसिटर है तो उसके साथ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जुड़ी हुई है ना, जैसे कि सबसे पहला तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, दूसरा आपने कैपेसिटर को कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, इसी तरीके से उस कैपेसिटर के पास कितना चार्ज है। इस तरह से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ एक कैपेसिटर के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो जब आप एक चार्ज्ड कैपेसिटर में उसकी प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाओगे उसका इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ पे क्या इफेक्ट आएगा, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है आजकल क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेकर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन के पीछे कौन से कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं, उन चीज़ों को लेकर आज हम आए हैं इस लेक्चर के साथ आपके साथ इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम अब ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कवर कर चुके हैं और आई थिंक द नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इस टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले मुझे सीखना होगा कि वो कौन कौन सी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो एक कैपेसिटर के साथ एसोसिएटेड हैं, एक चार्ज्ड कैपेसिटर के साथ जुड़ी हुई हैं। उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक बार देख लेते हैं। देखो सपोज मेरे पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है और मैंने इसको चार्ज करना है पहले तो, क्योंकि चार्ज्ड कैपेसिटर चाहिए मुझे, चार्ज्ड कैपेसिटर। ओके, तो चार्ज करने के लिए मुझे इसे एक सोर्स के साथ कनेक्ट करना होगा। दैट सोर्स कैन बी अ सेल और अ बैटरी। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एक ऐसी बैटरी के साथ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, V। तो जैसे मैं इसको इस सोर्स के साथ कनेक्ट करूंगा इस कैपेसिटर पे चार्ज आएगा +Q एंड -Q ऑन द टू प्लेट्स। तो सपोज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज Q एंड द पोटेंशियल डिफरेंस गिवन टू द प्लेट्स इज V। देखो पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स पर कितना आ चुका है, V। तो ये तीन क्वांटिटीज तो आ ही गई है ना। चलिए इन सारी क्वांटिटीज को लिखना शुरू करते हैं। देखो जो भी क्वांटिटीज आ रही हैं मैं उनको यहाँ पर मेंशन करना शुरू करता हूँ। सबसे पहली क्वांटिटी है मेरे पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस वो अभी कितनी है, C। सेकेंड क्वांटिटी इज द पोटेंशियल डिफरेंस गिवन टू दिस कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है अभी, V। और थर्ड है फिर जैसे ही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया देयर विल बी चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स, Q। चार्ज ऑन कैपेसिटर Q और वो कितना है अभी, Q इज इक्वल्स टू CV। इसके बाद क्या प्लेट्स पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की हम बात कर सकते हैं? यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो होता है Q बाय A, वेयर A इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। प्लेट्स का एरिया यहां पर A है। A इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वांटिटीज अभी कुछ हो गई मेरे पास, 1 2 3 and 4। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, आपको याद होगा जब हमने कैपेसिटर स्टार्ट किया था तो हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट भी किया था। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स जो होता है वो होता है E इज इक्वल्स टू
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अभी मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स क्या है, फ्री स्पेस, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एंड लास्ट आएगा हमारा एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर सिंबल होता है U, हाफ C V स्क्वायर। C is its capacitance and V is the potential difference across the two plates। और अगर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी डेंसिटी भी बनता है यहाँ पर। एनर्जी डेंसिटी याद है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। स्मॉल u से डिनोट किया था इसको, और ये था हाफ एप्सिलॉन नॉट E square। E is the electric field between the plates and epsilon naught is again the permittivity of the medium between the plates, जो अभी फ्री स्पेस है। तो कितनी क्वांटिटीज हो चुकी हैं? आई थिंक 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी क्वांटिटीज अभी मेरे पास हैं इस कैपेसिटर के साथ एसोसिएटेड। अब आपको बहुत ध्यान देना है आगे लेक्चर में। Now I will insert a dielectric slab between the plates of the capacitor। अब मैं प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करूंगा such that the slab will completely fill the gap between the two plates of the capacitor। कैपेसिटर की दो प्लेट्स है ना, जितना इन दोनों प्लेट्स के बीच में गैप है वो पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर देना है। एंड लेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of this slab, of the material of the slab is capital K। कैपिटल K इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने वाला है। तो कैपिटल K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ जब मैं यहाँ पर स्लैब लगाऊंगा, यहाँ डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे मैं स्लैब लगाऊंगा, आई हैव 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस हैं मेरे पास। पहला ऑप्शन कि मैं बैटरी को रिमूव ना करूं, बैटरी लगी रहे और मैं स्लैब लगा दूं। दूसरा ऑप्शन, पहले इस कैपेसिटर को बैटरी से अलग कर दो, चार्ज तो हो चुका है ना, तो बैटरी से अलग कर दो, बैटरी रिमूव करके स्लैब लगाएंगे, ये दूसरा ऑप्शन होगा। दोनों ऑप्शंस में ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज किस तरीके से बिहेव करती हैं, यही हमें चेक करना है, और इसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये सारी क्वांटिटीज इंक्रीज करेंगी, डिक्रीज करेंगी या सेम रहेंगी, बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। फर्स्ट ऑप्शन या यूं कह लो केस ए, स्लैब इंसर्टेड विद बैटरी इन प्लेस, बैटरी कनेक्टेड रहेगी, स्लैब इंसर्टेड विद बैटरी कनेक्टेड, बैटरी स्टिल कनेक्टेड, बैटरी को रिमूव नहीं करा, बैटरी इज नॉट रिमूव्ड, ये भी लिख सकते हो, बैटरी नॉट रिमूव्ड, बैटरी स्टिल कनेक्टेड। तो ये मेरा कैपेसिटर, और इसके साथ जो बैटरी लगी हुई है वो अभी तक लगी रहेगी, लगा लो। पोटेंशियल डिफरेंस V, कैपेसिटेंस पहले इसका C था, लेकिन अभी क्या होगा देखते हैं। मैंने स्लैब लगा दिया, पूरा मटेरियल भर दिया इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाला, ठीक है। जैसे ही आपने कैपेसिटर को कंप्लीटली फिलअप कर दिया विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो कैपेसिटर के एक लेक्चर में हमने देखा था जिसमें था कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसके डेरिवेशन से हमने देखा था कि अगर आप गैप बिटवीन द टू प्लेट्स को कंप्लीटली फिलअप कर देते हो तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाती है। तो सबसे पहली चीज हम इसके कैपेसिटेंस के बारे में लिखेंगे। कैपेसिटेंस मान लो वो हो गया C डैश, तो ये सारी क्वांटिटीज किस तरह से चेंज होंगी, चलो चेक करते हैं। देखिए कैपेसिटेंस, सपोज इट इज C डैश, तो वो तो K टाइम्स C हो जाता है, K टाइम्स C।
जैसे स्लैब लगाया कैपेसिटेंस K टाइम्स C हो गया, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो कैपेसिटर के लेक्चर में। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आता है सोर्स से। सोर्स तो पहले भी यही था, अब भी यही है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया? पहले भी इसको V पोटेंशियल डिफरेंस मिला दोनों प्लेट्स के लिए, अब भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है? अब भी इसकी दोनों प्लेट्स V पोटेंशियल डिफरेंस पे ही कनेक्टेड है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर V डैश है तो वो चेंज नहीं, वो V ही रहा, इट रिमेन्स सेम। तो जो चीज सेम है उसके आगे सेम लिख दूं, और जो चीज इंक्रीज हो रही है उसके लिए इंक्रीज लिख देता हूं। इंक्रीज मतलब अपवर्ड एरो, इंक्रीज, INC इंक्रीज। अब करेंगे चार्ज की बात। चार्ज, सपोज चार्ज हो गया Q डैश, Q डैश, और कैपेसिटेंस हो चुकी है ऑलरेडी C डैश। तो चार्ज इज Q इज इक्वल्स टू C डैश V, फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू CV। अब C कितना है? C डैश, और V कितना है? V डैश। चेक करो C डैश कितना है? KC, और V डैश कितना है? V। अब आप चेक करोगे ये CV, ये CV तो Q था ना, तो अब मैं इसकी जगह Q लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू KQ। देखो चार्ज भी इंक्रीज कर गया बाय अ फैक्टर K। K क्या है? K मत भूलना, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहां लिख देता हूं K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल जो आपने फिलअप किया है वो K है, ओके, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तीन क्वांटिटीज हो गई। द फोर्थ क्वांटिटी इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। मान लो अब सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया सिग्मा डैश, वो होता है चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो चार्ज कितना है अब? Q डैश, और एरिया ऑफ द प्लेट्स थोड़ी ना चेंज हुआ है, प्लेट्स का एरिया जो कैपेसिटर की प्लेट का पहले था एरिया, सपोज दिस इज द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब आपने स्लैब लगा दिया दोनों प्लेट्स के बीच में, तो प्लेट का एरिया थोड़ी ना चेंज हो गया, प्लेट का एरिया तो वहीं का वहीं रहा, तो प्लेट का एरिया चेंज नहीं होगा। Q डैश अपॉन A, और Q डैश कितना है? KQ, KQ अपॉन A। नाउ चेक कि Q अपॉन A, Q अपॉन A तो सिग्मा है ना, इसकी जगह सिग्मा लिख दो। तो सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू K सिग्मा, ये भी K टाइम्स इंक्रीज हो गया, K टाइम्स इंक्रीज हो गया। नाउ कम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करेंगे। मान लो अब दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E डैश, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो चुका है सिग्मा डैश, और मटेरियल की परमिटिविटी, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो मटेरियल की परमिटिविटी अब क्या होगी? K एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m लिखना है ना मुझे, यहाँ पर एप्सिलॉन m लिख लो या एप्सिलॉन डैश लिख लो। तो सिग्मा डैश है K सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डैश होगा K एप्सिलॉन नॉट। चेक करो K से K कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहले था, अब भी E है, पहले भी E था, अब भी E है। पहले भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, जिसको मैं E लिख सकता हूं, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा। अच्छा एक चीज देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस, दे आर रिलेटेड विद दिस फॉर्मूला ना। अब सोचो आप, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहूं, आई कैन से पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, जहां के जिनके बीच में आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही चेंज नहीं हुआ और गैप बिटवीन द टू प्लेट्स भी चेंज नहीं हुआ, ये डिस्टेंस, जब ये दोनों चीजें चेंज नहीं हो रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो चेंज नहीं होगा। इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा। दैट इज वाई अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं हुआ है। ये कैलकुलेशन भी देख सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो, दोनों तरीके सोचने के बिल्कुल ठीक है और दोनों से आंसर भी सेम आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद मुझे चेक करनी है एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड फॉर्मूला हाफ इनटू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स का स्क्वायर। फॉर्मूले बेटा ऐसे ही बोलने होते हैं, हाफ CV स्क्वायर बोलोगे गड़बड़ हो जाएगी। कैसे बोलना है फॉर्मूला?
पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अब मैं लगाऊंगा। इस केस में एनर्जी कितनी हो गई, मान लो U डैश हो गई, उसको कैलकुलेट करने के लिए हाफ कैपेसिटेंस इनटू कैपेसिटेंस बोला ना मैंने, तो कैपेसिटेंस कितना है C डैश इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स का स्क्वायर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश और उसका लगाओ स्क्वायर। अब करो चेक, C डैश की जगह आई विल राइट KC, हाफ KC इनटू V डैश तो V ही है, तो इनटू V स्क्वायर मतलब हाफ KC V स्क्वायर। अब ध्यान दो, हाफ CV स्क्वायर तो U था, तो हाफ CV स्क्वायर की जगह अगर मैं U लिखूंगा तो आई विल गेट K टाइम्स U, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो गई है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इंक्रीज हुई है तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम वो भी तो इतने ही फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टली आंसर आ रहा है, लेकिन मैं कैलकुलेशन से आपको सॉल्व करके भी दिखा सकता हूं। एनर्जी डेंसिटी अगर स्मॉल u से डिनोट करेंगे, हाफ परमिटिविटी अभी कितनी है, परमिटिविटी है एप्सिलॉन डैश, वो कितना था K एप्सिलॉन नॉट, तो मैं उसको K एप्सिलॉन नॉट लिख दूं परमिटिविटी को, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर E स्क्वायर, और अब कितना है E डैश स्क्वायर, लेकिन वो तो सेम रहा E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर पहले वाली पोटेंशियल डेंसिटी सॉरी एनर्जी डेंसिटी थी, और अब क्या है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू K, मतलब देखो K टाइम्स आ गया ना, K टाइम्स आ गया, तो पोटेंशियल डेंसिटी भी सॉरी एनर्जी डेंसिटी भी इंक्रीज कर गई है बाय फैक्टर K। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे चीजें या तो सेम रही हैं, पोटेंशियल क्योंकि पहले भी इसी बैटरी से कनेक्टेड था, अब भी इसी बैटरी से कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बदलने वाला था नहीं। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो कि कैपेसिटर की प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस देने वाली जो चीज़ है वो बैटरी है, जिस सोर्स से वो कनेक्टेड है। अगर तुम वो सोर्स ही नहीं बदल रहे तो कैपेसिटर में तुम कितना ही कुछ कर लो प्लेट्स के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स भी नहीं बदलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इसी पोटेंशियल डिफरेंस से आ रहा है, आप ये कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स भी नहीं बदलेगा। बाकी सारी चीजें अगर बैटरी को बिना रिमूव करे आपने स्लैब इंसर्ट करा है, बाकी सारी चीजें इंक्रीज कर गई हैं बाय अ फैक्टर K। देखो K फैक्टर से ये भी इंक्रीज कर गया कैपेसिटेंस, K फैक्टर से ही चार्ज इंक्रीज हुआ है, K फैक्टर से ही चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हुई है, K फैक्टर से ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है, और K फैक्टर से ही पोटेंशियल एनर्जी का डेंसिटी इंक्रीज हुआ है, जिसे आप बोलते हो एनर्जी डेंसिटी। कह सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल पहले इस कैपेसिटर के पास इस कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज था 2 माइक्रोकूलम और मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 का स्लैब लगा दिया विदाउट रिमूविंग द बैटरी, तो अब चार्ज होगा 6 × 2 माइक्रोकूलम मतलब 12 माइक्रोकूलम। डायरेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। ओके, आपका हो चुका है फर्स्ट केस, ध्यान दो थोड़ा, आपका हो चुका है फर्स्ट केस, स्लैब इंसर्टेड विद बैटरी स्टिल कनेक्टेड। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, यहाँ तक नोट्स कॉपी कीजिए अपने रजिस्टर में। अगर अभी तक रजिस्टर नहीं खोला है तो अगेन मैं आपको याद दिला दूँ, बेटा ये क्लासेस बिल्कुल ऐसे कीजिए जैसे आप अपने स्कूल में करते हैं। स्कूल में जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तो क्या आप उनके नोट्स रजिस्टर में नहीं लिखते? बिल्कुल वैसे ही आपको अब भी करना है। नोट्स मेंटेन करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आप अभी क्लास सुनोगे और फिर भूल जाओगे। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इन क्लासेस का विदाउट मेंटेनिंग प्रॉपर नोट्स। इन्हीं नोट्स की हेल्प से तो आप रिवीजन करके अपने एग्ज़ाम्स देंगे। एग्ज़ाम्स देने के लिए ही पढ़ रहे हो ना, तो इसलिए कहता हूँ कि अभी यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लो, यहाँ तक के नोट्स मेंटेन करो, फिर आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड केस में किस तरीके से ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। बाय द टाइम मैं भी आपके लिए एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और ये स्क्रीनशॉट हम शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। हर वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेलीग्राम चैनल का लिंक देख सकते हैं। वहाँ पर जितनी भी क्लासेस मैंने कराई हैं, बोर्ड्स के सारे स्क्रीनशॉट आपको वहाँ मिलेंगे और उससे ज़्यादा कुछ और आपको मैं मटेरियल, स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो फुल सपोर्ट रहेगा क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, फिक्र नहीं करो बिल्कुल भी। चलिए, आई होप आपने ये सारे नोट्स कॉपी कर लिए। अब आगे बढ़ेंगे अपने केस बी की तरफ। और केस बी में क्या करना है? केस बी में आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट तो करना है, लेकिन पहले बैटरी को हटा दो, बैटरी को रिमूव कर दो। तो सेकंड केस, स्लैब इंसर्टेड आफ्टर स्लैब इंसर्टेड आफ्टर रिमूविंग द बैटरी। बाहर बारिश हो रही है, हम अंदर आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। आगे देखो, ये मेरा कैपेसिटर जो एक बैटरी के साथ कनेक्टेड था, पोटेंशियल डिफरेंस V इस बैटरी ने इस कैपेसिटर को दिया, इसकी कैपेसिटेंस C है, ठीक है, और इसके पास चार्ज आ गया Q इज इक्वल्स टू CV। अभी इनिशियल स्टेज बिल्कुल सेम डायग्राम मैंने उधर कॉपी कर दिया, लेकिन फिर मैंने क्या काम करा, यहां पर मैंने इस कैपेसिटर को बैटरी से रिमूव कर दिया, बैटरी को रिमूव कर दिया। तो अब जो चार्ज इस कैपेसिटर की प्लेट्स के पास है, क्या वो कहीं जा सकता है? कैपेसिटर तो चार्ज हो चुका है, तो ये चार्ज अब इसी के पास रहेगा, ये चार्ज कहीं नहीं जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ओवर हियर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपने चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा दिया है तो कैपेसिटर तो चार्ज हो चुका है ना, तो अब जो चार्ज इसकी प्लेट्स पर है वो इसकी प्लेट्स पर ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। आप चाहे अब इसके साथ कुछ भी कर लो, मतलब इसके प्लेट्स के बीच में स्लैब लगाओ या मत लगाओ, ये चार्ज तो इसी के पास रहेगा। अब मैंने स्लैब लगाना है आफ्टर रिमूविंग द बैटरी, तो बैटरी रिमूव कर दी, अब स्लैब डालेंगे इसके अंदर। ये स्लैब मैंने इसमें लगा दिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है स्लैब का? K। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि बताओ इन सब चीजों में क्या चेंज आया। एक बार तो हम कर चुके हैं बेटा, इसको बीच वाले को भूल जाओ। अब सीधा यहां से यहां है ना, यहां से यहां है, यहां से नॉट फ्रॉम हियर टू हियर, वो इनिशियल स्टेट, अब ये फाइनल स्टेट, सेकंड केस, ठीक। तो यहां से यहां सोचना है अब आपको। सबसे पहले हम देखेंगे कैपेसिटेंस में क्या चेंज आया, फिर देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आया, फिर देखेंगे कि चार्ज में कोई चेंज आया, एंड देन चार्ज डेंसिटी भी देखेंगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे, देन एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी लास्ट में चेक करेंगे। ये सब चीजें चेक करनी है। सबसे पहला कैपेसिटेंस। भाई कैपेसिटेंस का तो सिंपल सा रूल है, आप अगर स्लैब लगाओगे और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पूरा गैप भर दिया उसी स्लैब से, तो उसकी कैपेसिटेंस तो K टाइम्स बढ़नी ही है, चाहे आपकी बैटरी लगी हो या आपने बैटरी हटाने के बाद ये काम किया हो। ओके, तो अगर मैंने इस कैपेसिटर के ऊपर लगे पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स को हटा दिया और फिर स्लैब लगाया, बेटा यहां से यहां पढ़ना है, ठीक है ना। ये बीच वाला हो चुका है, इसको भी दिमाग से निकाल दो, बार बार याद दिला रहा हूं। बैटरी हटा दी, स्लैब लगा दिया, इसका कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया, इसका कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया। तो कैपेसिटेंस अगर C था, अब वो हो गया C डैश एंड इट विल बी K टाइम्स। तो कैपेसिटेंस तो हमेशा बढ़ता ही है, इट इंक्रीजेस। अब हम बात करेंगे सीधा सीधा चार्ज की। अभी मैंने आपको बताया कि भाई चार्ज तो इसकी प्लेट्स को मिल गया और आपने बैटरी हटा दी, तो ये चार्ज तो कहीं जाने वाला है नहीं। अब अगर आपने स्लैब लगा भी दिया तो चार्ज तो कहीं जाने वाला है नहीं। तो पहले भी अगर Q चार्ज था तो अब भी चार्ज कितना रहेगा? Q
Q डैश इज इक्वल्स टू Q, वो अभी भी उतना ही रहेगा, ठीक है, चार्ज विल रिमेन सेम, क्योंकि चार्ज देने वाला सोर्स आपने हटा दिया है, चार्ज विल रिमेन सेम। अब बात करेंगे यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की V डैश, और उसके लिए मैं यूज करूंगा Q इज इक्वल्स टू CV, चार्ज इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q डैश इज इक्वल्स टू C डैश V डैश। Q डैश कितना है? Q पहले जितना, C डैश कितना है? KC, V डैश कितना है? Q अपॉन KC, और Q अपॉन C, यहां से सोचो Q अपॉन C, यहां से सोचो Q अपॉन C कितना है? पहले वाला पोटेंशियल डिफरेंस। Q अपॉन C क्या है? पहले वाला पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q अपॉन C अगर पहले वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब V, तो ये हो जाएगा V बाय K। V डैश कितना हो गया? V बाय K, V डैश इज V बाय K। ओके, चलिए ये कैलकुलेशन यहां पर कर दें क्या? V डैश इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन C डैश, and Q dash is same as before, and C dash is KC, और Q by C कितना है? पहले वाला पोटेंशियल डिफरेंस। तो कह रहे से दैट अब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है V by K। भैया इट हैज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ K, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया है K फैक्टर से, डिक्रीज कर गया। पहली तीन चीजें हो गई। कैपेसिटेंस तो हमेशा बढ़ता ही है स्लैब लगाने के बाद, चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि बैटरी हट चुकी है, और पोटेंशियल कम हो गया था उसके पास चेंज होने का चांस। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस देता है उसे तो आपने हटा दिया, और चार्ज चेंज हो नहीं रहा, कैपेसिटेंस चेंज हो चुका है। तीनों चीजें रिलेट होती हैं। Q इक्वल्स टू CV में Q चेंज नहीं है, C चेंज हुआ है, तो V भी तो चेंज होना ही था। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स चेंज हो गया। अब अगला है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये पहले था Q बाय A सिग्मा, अब सिग्मा डैश Q डैश बाय A इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स, वो नहीं बदलेगा। Q डैश Q रहा, एरिया भी नहीं बदला, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी नहीं बदल रही है, इट रिमेन्स सेम। सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले भी Q बाय A थी, अब भी Q बाय A है, सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं बदली। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। पहले E था, मान लेते हैं अब E डैश है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। पहले मीडियम फ्री स्पेस था, लेकिन अब तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिया मैंने, तो E डैश इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश है अब अपॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मान लो एप्सिलॉन डैश है। सिग्मा डैश तो बदला नहीं, सिग्मा ही रहा, लेकिन एप्सिलॉन डैश क्या हो जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट, और पहले वाला आंसर था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, तो मैं अब भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह अगर E लिख दूं तो E अपॉन K, समझ में आ रहा है ना आपको? ध्यान दो ना, अगर मैं इस सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट में, देखो ये चीज चेक करो ना, ये क्या है? ये पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो इसकी जगह अगर मैं E लिख दूंगा तो क्या बन गया? E बाय K। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर गया बाय अ फैक्टर K। अब देखो मैंने आपको यहां पर भी बताया था कि जो हाल पोटेंशियल डिफरेंस का होना था वही इलेक्ट्रिक फील्ड का होना है। ये नहीं चेंज हुआ तो ये भी चेंज नहीं हुआ। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ है बाय फैक्टर ऑफ K, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हुआ है बाय फैक्टर ऑफ K। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। लास्ट में आ जाती है हमारी एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। पहले थी हाफ CV स्क्वायर, अब एनर्जी स्टोर्ड मान लो U डैश है हाफ C डैश V डैश का स्क्वायर, C डैश KC और V डैश V बाय K। चेक करते हैं इस कैलकुलेशन को, ध्यान से चेक करना मेरे साथ।
देखो चलो मैं इसको लिख देता हूं दूसरे कलर से। हाफ सी डैश है के सी और वी डैश है वी बाय के और उस पर लगा है स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बाय के स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखोगे क्या एक के कैंसिल हो जाएगा? एक के कैंसिल होने के बाद हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन के। हाफ सी वी स्क्वायर तो पहले वाली एनर्जी थी, उसमें आ गया अपॉन के, उसमें आ गया अपॉन के। तो आई कैन से दैट जो भी पहले वाली एनर्जी थी, एनर्जी हो गई है U अपॉन के, पहले वाली एनर्जी डिवाइडेड बाय के। तो अगेन एनर्जी डिक्रीज कर गई बाय फैक्टर के। और अगर एनर्जी डिक्रीज करेगी तो एनर्जी डेंसिटी तो डिक्रीज करेगा ही, बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन जो पहले दिया था मैंने आपको। चलो एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u से डिनोट करते हैं, हाफ एप्सिलॉन डैश ई डैश का स्क्वायर। अब आप एप्सिलॉन डैश की जगह के एप्सिलॉन नॉट लगाओ यहां पर मेरे कहने से, और ई डैश की जगह ई बाय के लगाओ और उसका स्क्वायर करो और चेक करो कि क्या आंसर यही आ रहा है u बाय के। अरे सीधी सी बात है बच्चों कि अगर एनर्जी डिक्रीज कर गई तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हर छोटे छोटे पार्ट में जो एनर्जी है वो भी तो डिक्रीज करेगी, तो वो भी डिक्रीज कर गई बाय अ फैक्टर के। ओके, इस तरीके से आप ये सारे रिजल्ट्स कंपेयर कर सकते हो दोनों केसेस के लिए कि इनिशियली ये रहता है, दिस इज इनिशियल, ये इनिशियल है। अगर आपने बैटरी बिना रिमूव करे स्लैब लगाया तो फाइनली ये कंडीशंस होंगी, एंड अगर आपने बैटरी रिमूव करने के बाद स्लैब लगाया है तो वहां से फिर सीधा ये देखो फाइनली ये चीजें होंगी। इस बार क्या हो रहा है? देखो कैपेसिटेंस तो हमेशा इंक्रीज करता है, ऑलवेज इंक्रीज। बाकी चीजें या तो सेम रही हैं, बाकी चीजें या तो सेम रही हैं या फिर बाकी चीजें कर रही हैं डिक्रीज। देखो डिक्रीज 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 डिक्रीज, और जब डिक्रीज करती हैं तो दे डिक्रीज बाय अ फैक्टर के, दे डिक्रीज बाय अ फैक्टर के, दे डिक्रीज बाय अ फैक्टर के फैक्टर से डिक्रीज करती हैं। के क्या है? जो मटेरियल, जिस मटेरियल का स्लैब आपने प्लेट्स के बीच में लगाया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के। तो अगेन यहां पर आपसे मैं फिर कहूंगा बेटा वीडियो को पॉज करो और ये वाले नोट्स भी मेंटेन कर लो अपने रजिस्टर में, और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूं इस लेक्चर को फिनिश करने के लिए। आई होप कॉपी कर चुके हैं आप। किस तरीके से इस टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं? देखो कितनी क्वांटिटीज है? 7। तो कितने आपको मैंने कितने क्वेश्चंस दे दिए? 7 and 7, 14 क्वेश्चंस दे दिए हैं। बट यहाँ से किसी भी क्वेश्चन में हार्डली 2 या 3 चीज़ें ही पूछी जाती हैं और वो क्वेश्चन हो जाता है 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा कि इनिशियली वी हैव अ कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस आपको गिवन होगी एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन होगा। तो मान लो ये कैपेसिटेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको इनिशियली दे दिया गया। फिर आपसे क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 इज इंसर्टेड बिटवीन इट्स प्लेट्स आफ्टर रिमूविंग द बैटरी। आफ्टर रिमूविंग द बैटरी का क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा पहले यहां आओ। आफ्टर रिमूविंग द बैटरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80, तो के की वैल्यू हो गई 80। क्या पूछा है? चार्ज ऑन द प्लेट्स पूछा है। चार्ज ऑन द प्लेट्स सेम रहता है, आप कह दोगे सेम रहता है। कैसे कैलकुलेट किया? कैसे कैलकुलेट किया? क्योंकि बैटरी हट चुकी है, तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है जो चार्ज पहले था Q = CV वही अब रहेगा, तो कैलकुलेशन यहां से होनी है। Q = CV, C आपको गिवन है, V आपको गिवन है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? इस तरह के बेसिक से क्वेश्चंस इन टॉपिक से आते रहते हैं। तो वो हो सकता है आपसे चार्ज पूछ ले, वो हो सकता है आपसे
चार्ज डेंसिटी पूछ ले, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, मतलब 7 ऑप्शंस हैं पूछने के लिए उसके पास। 7 ऑप्शंस आफ्टर रिमूविंग द बैटरी वाले केस के हैं और 7 ऑप्शंस ही विदाउट रिमूविंग द बैटरी अगर स्लैब इंसर्ट करेगा तो है। तो इन ऑल दे आर 14 क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड, एक ही टेबल पर आ चुके हैं। इस टेबल को आप ध्यान से याद करो, ध्यान से समझो, एक बार फिर रिवाइज करना नोट्स बनाने के बाद, और ये टॉपिक हमने कर लिया है कंप्लीट। इसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है जो हमारे क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम्स में मेंशन्ड है। लेकिन अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी फिर से मिलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही लेकर, और वहाँ पर मैं आपके साथ क्या शेयर करूँगा, बेटा ग्राफ्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड में, ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो हमें हर चैप्टर के ग्राफ्स ड्रॉ करना सीखना है अच्छे से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ के ऊपर बातें करेंगे कि किस तरीके के ग्राफ इस चैप्टर में अवेलेबल हैं, हम ग्राफ कैसे बनाएं, ग्राफ बनाने का क्या तरीका होता है, और इस चैप्टर में मैं आपको ग्राफ बनाना डिटेल से सिखाऊंगा। वो सारी ग्राफ बनाने की नॉलेज पूरे 12th क्लास में जितने भी ग्राफ्स हैं सब में काम आएगी। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में ग्राफ्स के साथ। टिल देन बाय बाय।